मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब जो है आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की। तो देखिएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहली क्लास के अंदर हम बात कर चुके हैं कि क्या हमारे कोर्स के अंदर है, क्या कोर्स कंटेंट है, किस तरीके से पेपर आता है। तो वो सब हमने फर्स्ट क्लास के अंदर जो है डिस्कस किया था। और जो भी हमारे जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में हमने बेसिक्स जो बातें की थी कि किस तरीके से पूरा सिलेबस है, किस तरीके से जो है आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, कितनी जो है मार्किंग स्कीम है। तो इन सभी पहलुओं पर जो है बात करते हुए जो है आज हम आगे बढ़ते हैं। और आज की जो क्लास है उसके अंदर हम बात कर रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की। तो जो सीए इंटरमीडिएट और सीएमए इंटरमीडिएट कोर्स के अंदर ये जो चैप्टर है उस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जो है ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक होने की वजह से यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि एग्जाम के अंदर इसकी जो वेटेज होती है वो 8 to 12 मार्क्स के बीच में होती है। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं होती है, लेकिन जो है ये चैप्टर रेगुलरली जो है एग्जाम के अंदर आता है। तो देखिएगा, इसके अंदर जो सबसे पहली बात है कि किस तरीके से डिपार्टमेंट काम करते हैं, किस तरीके से डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होती है और किस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिएगा, जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उस तरीके से काम करते हैं जहाँ पर कि एक ही बिजनेस के अंदर अलग अलग जो डिविजन्स हैं वो शेयर कर दिए जाते हैं। तो जो बिजनेस के अंदर जब डिवीजन शेयर्स होते हैं तो उन सभी डिविजन्स की जो अकाउंटिंग है वो अलग अलग की जाती है। जैसा कि आप लोग अपने शहर के अंदर भी देखते होंगे, तो शहर के अंदर बहुत बड़े जो है डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं। जैसे गारमेंट्स के मामले में देखिएगा, जहाँ पर बच्चों के कपड़े मिलते हैं, किड्स वियर एक फ्लोर के ऊपर, दूसरे के ऊपर जो है लेडीज़ गारमेंट्स होते हैं, तीसरे फ्लोर के ऊपर जो जेंट्स वियर है। तो इस तरीके से जो कपड़े हैं वहाँ पर जो है सेल किए जाते हैं। तो तीनों तरीके के जो बिजनेस हैं वो एक ही ओनर के हैं, लेकिन ओनर के पास एक सबसे बड़ी बात क्या है कि तीनों तरीके के बिजनेस में रिस्क एंड रिवार्ड्स जो हैं वो डिफरेंट है। यानी कि तीनों के अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो अलग हैं। जो आउटडेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो जैसे जेंट्स के अंदर जो है कम होते हैं, लेकिन बच्चों के कपड़ों के अंदर और इवन जो लेडीज़ गारमेंट्स है तो उनमें आउटडेटेड जो है वो जल्दी हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन अलग तरीके के होते हैं, जेंट्स वियर में प्रॉफिट मार्जिन अलग तरीके के होते हैं। और फिर दूसरी बात ये होती है कि ये जो डिपार्टमेंट है अपने आप एक दूसरे के साथ जो है काम करते हैं, तो एक दूसरे को भी जो गुड्स की सप्लाई करते हैं। तो इस रीज़न से देखिएगा कि यहाँ पर सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके प्रॉफिट सेपरेटली कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसी कैलकुलेशंस करेंगे जहाँ पर कि हम उनके प्रॉफिट्स भी कैलकुलेट करेंगे। उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो मैनेजर्स काम करते हैं तो उन मैनेजर्स के जो प्रॉफिट्स हैं जो हैं उन प्रॉफिट्स के ऊपर जो बिजनेस कमा रही है उसमें से उसको भी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा चाहिए, यानी कि कमीशन चाहिए। तो कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन, और कभी कभी कमीशन गलत कैलकुलेट हो जाता है। इसके बाद एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जब गुड्स का ट्रांसफर करता है, और ट्रांसफर जो है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर करते हैं, यानी कि उनको एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जब गुड्स दे रहा है तो वो सेलिंग प्राइस यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, अगर जो है यहाँ पे किड्स वियर डिपार्टमेंट के अंदर वो कपड़े सीलते हैं वहाँ पे, और कुछ कपड़ा ऐसा है जो जेंट्स वियर के अंदर भी काम आ सकता है। तो यहाँ से जो किड्स वियर डिपार्टमेंट के लिए जो कपड़े खरीदे गए थे वो वास्तव में कहाँ ट्रांसफर कर दिए गए, जेंट्स वियर के अंदर। और इसी तरीके से एक दूसरे डिपार्टमेंट में भी जब वो गुड्स का ट्रांसफर करते हैं तो वो जो ट्रांसफर है उसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि इसके अंदर जो है 5 टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो 5 टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन 5 टाइप्स की प्रॉब्लम को मैंने अलग अलग जो है कैटेगराइज कर लिया, और हम आपको वो पांचों के पांचों जो हैं वो अलग अलग करके जो है सिखाएंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि आपने जो भी आपको काम दिया जाएगा वो आपने घर पे जाके होमवर्क के रूप में करना है। और जब अगर आप होमवर्क करेंगे तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम करीबन जो है 4 क्लासेस जो है लगाएंगे। तो आज जो पहली क्लास है उसके अंदर हम क्या सीखेंगे वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। तो कोशिश करेंगे कि 2 कंसेप्ट आज कवर कर लें और बाकी के जो कंसेप्ट है वो अगली क्लासेस के अंदर हम कवर करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात क्या है कि जो सबसे पहला है कंसेप्ट वो है ग्रोस प्रॉफिट रेशो आपको नहीं दी होती, और कभी कभी आपको ग्रोस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कैलकुलेशन ऑफ ग्रोस प्रॉफिट रेशियोज। यानी कि आप ग्रोस प्रॉफिट रेशियोज कैलकुलेट करेंगे और फिर प्रिपेयर करोगे, क्या करोगे, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, और प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, और फिर आप डिपार्टमेंटल का एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम आप यहाँ पे करेंगे। अब इस टाइप की प्रॉब्लम के बाद हम दूसरे टाइप की प्रॉब्लम करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ
अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक एंड करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स। और तीसरे और चौथे कंसेप्ट जब हम करेंगे तभी डिस्कस करेंगे, तो आज मैं उनको डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ, उनका नाम भी मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो आज हम केवल दो ही चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो पहला जो कंसेप्ट है वो है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और जिसके अंदर हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे और फिर जो है डिपार्टमेंटल की ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो देखिएगा, इस कंसेप्ट को मैंने नाम दिया है कंसेप्ट नंबर 1। तो जो कंसेप्ट नंबर 1 है, हम पहले आज इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात क्या है कि जो कंसेप्ट नंबर 1 है इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इस कंसेप्ट के अंदर है क्या चीज़ें। तो देखिएगा, सबसे पहली बात कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ सामान कर जो है ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि जो गुड्स है उसको ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे के लिए। तो कंसेप्ट नंबर 1, तो कंसेप्ट नंबर 1 के अंदर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट की। जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। और ये नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट है। मान लीजिएगा जैसे एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ए, तो डिपार्टमेंट ए का और डिपार्टमेंट बी, तो डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। तो आप लोग जानते हैं इस पूरे के पूरे फॉर्मेट को। ये जो डेबिट साइड है हमारी, ये जो वाली साइड है ये हमारी डेबिट साइड है, और डेबिट साइड है, और ये वाली हमारी क्रेडिट साइड है। तो जिस तरीके से आप स्कूल में बनाते थे उसी तरीके से यहाँ बनाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ रखेंगे ओपनिंग स्टॉक। क्या रखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। तो जो भी ओपनिंग स्टॉक है वो यहाँ पे रख दिया जाएगा। उसके बाद क्या होंगी? परचेजेस, यानी कि जो भी उन्होंने खुद परचेज किए। उसके बाद अगर उन्होंने कोई ट्रांसफ़र किए हैं तो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र, ये इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र क्या होता है? एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सामान देता है। मान लीजिए डिपार्टमेंट ए ने लिया तो डिपार्टमेंट ए के यहाँ पे डाल देंगे, और डिपार्टमेंट बी ने दिया होगा तो डिपार्टमेंट बी के सेल की तरह दिखा देंगे, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स। तो ये सेल की तरह दिखा देंगे, राइट। और अगर इसने सेल किया होगा तो वो इसके लिए परचेज हो जाएगी। तो ध्यान से समझना, अगर ए सेल करेगा तो बी के लिए परचेज। तो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर दोनों जगह दिखाए जाएंगे, रिसीवर के लिए जो है डेबिट साइड में और गिवर के लिए क्रेडिट साइड में। उसके बाद जो इनकी सेल्स होगी, सेल्स टू आउटसाइडर्स, सेल्स किया जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। इस क्लोजिंग स्टॉक के अलावा अगर ये सामान के अंदर कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जो वेजेस हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी यहीं पर आपको शो करना है, राइट। और यहाँ पर आप जो कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेशन होगी ग्रॉस प्रॉफिट की, वो कैलकुलेशन होगी ग्रॉस प्रॉफिट की। डन। तो यहां पर देखिएगा, इस तरीके से आपने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात है जो कंसेप्ट नंबर 1 के अंदर होगा, यहां पर हमने कैलकुलेट क्या करना है? हमने कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी कैलकुलेट करेंगे एंड डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे। आइए तो इसके लिए एक क्वेश्चन हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, ये चैप्टर है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, और इस डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की जो चैप्टर है उसके अंदर जो हम सबसे पहले क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर है ये 6। अब देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको आपने ध्यान से देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आपने सोल्व करना है। तो देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 आपको सिंपल सी एक बात बता रहा है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपको एक ही बात बता रहा है, और वो बात क्या है? वो बात ये है कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक ही बात है कि इसने परचेजेज दे दी इकट्ठी, यानी कि सबका, यानी कि तीनों ने मिलकर जो सामान खरीदा वो इकट्ठा दे दिया, लेकिन उनकी यूनिट्स अलग अलग दी हुई हैं। पहले की 1000, दूसरे की 2000 और तीसरे की 2400। तो 3 डिपार्टमेंट हैं इसके अंदर।
उसके बाद है जो स्टॉक है, जो जनवरी के बिगिनिंग में है ABC डिपार्टमेंट के पास, उनकी यूनिट्स है, बट इनकी रुपी वैल्यू नहीं है, ध्यान रखिएगा, इनकी रुपी वैल्यू नहीं है। यहाँ पर भी यूनिट्स हैं और यहाँ पर भी रुपी वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से जो इनकी सेल्स यूनिट्स हैं, उनके साथ साथ सेल्स यूनिट भी हैं और सेल्स के प्राइजेस भी हैं, सब चीज़ें हमारे को दी हुई है। अब यहाँ कहते हैं कि द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज सेम इन ईच केस। हर एक केस के अंदर ना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सेम है, यानी कि तीनों डिपार्टमेंट की जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो यूनिफॉर्म है। यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है दैट इज अ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स कि आपकी सेम वही रेशियो है जो कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन कमाता है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कमाता है। यानी कि एक ही डिपार्टमेंट की अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 10% है, बी की भी 10% होगी, सी की भी 10% होगी। तो सिंपल सी बात ये कि जो इनकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो सब सेम है। अब इस सवाल के अंदर आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ही नहीं दी हुई है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं दी होगी तो आप कैसे डील करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पे एक सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, बड़ा सिंपल सी बात है। अगर ये गुड्स हमने जो खरीदा है तीनों डिपार्टमेंट ने, वो 1 लाख रुपए का खरीदा है, तो इसी सामान को जो इन्होंने खरीदा है, अगर इसी गुड्स की अगर हमें सेल्स वैल्यू मिल जाए, क्योंकि ये सारा सामान 1 लाख रुपए का है, और अगर इसी गुड्स को, जो परचेज गुड्स, अगर हम इसी को सेल करने जाएं तो हमारे को इसकी सेल्स वैल्यू मिल जाएगी कि ये सारा माल, अगर हम केवल ये जो माल खरीदा है इसी को बेचें, ना पुराना बेचें ना नया बेचें, तो हमारे पास एक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए एक फिलॉसफी जो है वो तैयार हो रही है। और वो फिलॉसफी क्या तैयार हो रही है कि इसकी वजह से, इस कैलकुलेशन की वजह से आप जीपी रेशियो निकाल लेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात क्या कि ये जो यूनिट्स है, मैं एक सिंपल सी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बाद में सवाल को शुरू करेंगे। देखिए कि ये सारा सामान जो है वास्तव में 1 लाख रुपए का है, लेकिन जब इसको सेल करने जाएंगे तो 1000 इंटू 20, 20,000 रुपये में सेल होगा। इस वाली गुड्स को अगर आप बेचने जाएंगे 2000 को, तो ये 22 रुपये 50 पैसे में सेल होगा। 2000 इंटू 22.5 यानी कि 45,000। और इस गुड्स को अगर 2400 यूनिट्स को सेल करने जाएंगे तो 2400 इंटू 25, राइट। और तो 24 इंटू 25, तो 2400 इंटू 25, तो ये वैल्यू होगी 60,000। तो अगर आप इसकी टोटल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगी 1,25,000। यानी कि जो सामान आप 1 लाख रुपए का खरीद के लाए हैं, इसको जब आप बेचने जाओगे तो ये 1,25,000 में सेल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो सामान खरीदा सारा ही सेल कर दिया, बट एक लॉजिक है हमारे पास सीधा सा कि जो सामान 1 लाख रुपए में खरीदते हैं उसकी सेलिंग प्राइस 1,25,000 है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज ए ग्रॉस प्रॉफिट। और आप लोग जानते भी हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो आप माल बेचेंगे उसके अंदर आपको 25,000 का प्रॉफिट होगा, यानी कि 1 लाख रुपए की खरीद के ऊपर, यानी कि परचेज के ऊपर 1,25,000 की सेल हो सकती है। तो इससे आपको एक जीपी रेशियो निकल जाएगी, और जैसे ही आपको जीपी रेशियो निकलेगी, अगर आप उसको सेलिंग प्राइस से माइनस कर देंगे तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी, और जैसे ही आपके पास कॉस्ट आएगी तो सारा क्वेश्चन आप सोल्व करने की पोजीशन में पहुंच जाएंगे। तो आइएगा अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, जो ये सवाल अब आपके सामने है, तो यहाँ पर अब जो है हम शुरू करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे शुरुआत करें इस सवाल के अंदर, तो अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। तो देखिएगा, इफ अगर हम सारे गुड्स को बेच दें, इफ ऑल द परचेज गुड्स is sold, then total sales value will be, वो आपने कैलकुलेट भी किया था, तो देखिए वो कितनी बन रही है, वो बन रही है 1000 इंटू 20, डिपार्टमेंट ए की, बी की और सी की। 1000 इंटू 20, 20,000। इसी तरीके से देखिए 2000 इंटू 20, 2.5, 2000 इंटू 22.5 दैट इज 45,000। और इसी तरीके से 2400 इंटू 25 दैट इज 60,000। तो आपको ये सेल्स वैल्यू मिल गई, ये सेल्स वैल्यू मिल गई, और ये सेल्स वैल्यू है 1,25,000।
और आप ये देखिएगा इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी अगर हम परचेज कॉस्ट देखें तो क्या है, इसकी परचेज कॉस्ट है 1 लाख रुपीस। तो अब आप देखिएगा यहां पर इसका ग्रोस प्रॉफिट कितना बनता है, तो ग्रोस प्रॉफिट बनता है 25,000। डन। जो माल आप 1,25 से बेचेंगे उस पर 25,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आप ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालें तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो क्या होती है, ग्रोस प्रॉफिट और सेल्स के बीच की रिलेशनशिप होती है, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो इसको आप क्या करेंगे, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। तो आप बताइए अगर आपकी सेल्स कितनी है, आपकी सेल्स है 1,25,000, जीपी कितना है 25,000 इंटू 100, तो कितना परसेंट हो गया, 20%। राइट। तो इसका मतलब है कि जो सेल्स है उसके ऊपर 20% के प्रॉफिट आपके होते हैं। राइट। अब देखिएगा इसी से हमें ये पता चल गया कि 20% का जो प्रॉफिट है वो हमारे को बिजनेस में होता है। अगर आप डिपार्टमेंट ए की देखिए, बी की देखिए और सी की देखिए, तो इनकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, तो देखिएगा इसका सेलिंग प्राइस है 20 रुपये, इसका 22 रुपये 50 पैसे और इसका 25 रुपये, यानी कि 22.5 एंड 25 रुपीज़। अब अगर इसमें से हम ग्रोस प्रॉफिट का कंपोनेंट निकाल दें, ग्रोस प्रॉफिट, तो ग्रोस प्रॉफिट कितना है 20%, तो 20 का 20% कितना होगा 4 रुपीज़, 22 पॉइंट का 4 रुपीज़ 50 पैसे, 25 रुपये का 20% 5 रुपये। तो आपकी जो कॉस्ट है वो क्या आ गई, कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज 16, दैट इज 18 एंड इट इज 20। तो ये आपके पास आ गई। तो देखिएगा आपके पास कॉस्ट आ गई, और आप अगर चाहें तो परचेज कॉस्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप परचेज कॉस्ट निकालेंगे वो यही आएगी, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही निकलेगी। अगर आप मल्टीप्लाई कर दें परचेज यूनिट्स को तो भी आप सेम आ जाएगी। तो अगर आपको परचेज चाहिए रुपीज़ में तो क्या होगा, परचेज चाहिए रुपीज़ में, तो इन परचेज यूनिट्स को, जैसे 1000 यूनिट्स थी, 16 से मल्टीप्लाई करिए 16,000 रुपये, 2000 से मल्टीप्लाई करिए 36,000, 2400 से मल्टीप्लाई करिए 40,000, और आप देखिएगा टोटल देखिएगा इसका 1 लाख ही बन रहा है। जो टोटल है इसका 1 लाख ही बन रहा है। तो सिंपल सी बात ये है, तो ये जो है परचेज आ गई हमारी। अगर अब हमें निकालना है ओपनिंग स्टॉक, अब हमें क्या निकालना है, ओपनिंग स्टॉक। तो ये जो हमारी वर्किंग्स हैं इसमें अगर हम ओपनिंग स्टॉक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, रुपीज़ में। तो हमारे पास यूनिट्स थी, तो अब देखिएगा यूनिट्स कितनी थी, अब यूनिट्स कितनी थी 120, 80 एंड 152। तो 120, 80 एंड 152। अब इसी को मल्टीप्लाई कर दें 16 से, इसी को मल्टीप्लाई कर दें 18 से, इसको मल्टीप्लाई कर दें 20 से, जो इनकी कॉस्ट है, तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। तो 120 इंटू 16 1920, 80 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 से, वैल्यू आ गई 1440, 152 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 से 3040, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब देखिएगा ये जो वैल्यू है ये ओपनिंग स्टॉक रुपीज़ की आ गई। तो आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट के लिए ओपनिंग स्टॉक चाहिए, परचेज चाहिए, परचेज आ गई। अब आपको चाहिए क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन अब क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स नहीं है। अब क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स नहीं है तो बच्चों कैसे निकालेंगे बताइए। आप सोच के देखो, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास ओपनिंग यूनिट है, परचेज यूनिट है, तो जो आपके पास शुरू में बची हुई थी आपने खरीदी, ऐड हो गई, उसमें से जो सेल कर दी वो यूनिट्स माइनस कर दीजिए, आपके पास अपने आप आ जाएंगी कितनी यूनिट बच गई, और जो यूनिट बच गई हैं उनको जो भी उसकी कॉस्ट प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो स्टॉक है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, कॉस्ट के ऊपर होगा। हालांकि कभी कभी एनआरवी पे भी कैलकुलेट हो सकता है, तो क्योंकि सिंपल सी बात ये है कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, बट हमारे यहाँ पर जो केस है वो सीधा सीधा कॉस्ट का है। तो स्टॉक किस पर आपने कैलकुलेट करना है, स्टॉक आपने शो करना है कॉस्ट के ऊपर। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, आइएगा देखते हैं। अब देखिएगा यहां पर हमारे पास देखिएगा ओपनिंग स्टॉक की यूनिट थी, हमारे पास ये ओपनिंग स्टॉक की यूनिट थी आप लोग जानते हैं, और परचेज यूनिट भी थी।
तो सबसे पहली बात अब हम निकालेंगे तीसरे वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स एंड वैल्यू रुपीस के अंदर। तो बताइए, देखिएगा डिपार्टमेंट ए है हमारा, दूसरा डिपार्टमेंट बी है, तीसरा डिपार्टमेंट सी है। अब इसकी ओपनिंग यूनिट्स कितनी है? ओपनिंग यूनिट्स है 120, इसमें 80 थी, इसमें 152 थी। अब इसमें परचेज यूनिट्स कितनी है? प्लस परचेज यूनिट्स। तो परचेज यूनिट देखिएगा अभी हमने निकाली थी, तो परचेज यूनिट्स देखिए, परचेज यूनिट्स आपके पास 1000, 2000, 2400। तो 1000, 2000, 2000 एंड 2400, 1000, 2000 एंड 2400। और इसमें से अगर सेल्स यूनिट माइनस कर दें तो अब देखिएगा सेल्स यूनिट कितनी है। सेल्स यूनिट है 1020, 1920, 2496। तो देखिएगा 1020, 1920, ये देखिएगा यहाँ पे 1920 और 2496, 2496। तो आपके पास क्या बचेंगी? क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। तो 120 प्लस 1000 माइनस 1020, 100 यूनिट्स, 80 प्लस 2000 माइनस 1920, 160, 152 प्लस 2400 माइनस 2496, 56। आप देखिएगा इनकी कॉस्ट क्या थी? कॉस्ट पर यूनिट थी 16, 18 एंड 20। तो क्लोजिंग स्टॉक रुपीस में क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक इन रुपीस। तो रुपीस में देखिएगा क्या होगा? तो ये तो 1600 रुपये हो गया, और 160 इंटू 18, 2880 एंड 56 मल्टीप्लाई बाय 20, दैट इज 1120। तो ये देखिएगा यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है अभी हमने कर ली, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की फिगर भी आ गई, राइट। ये चाहिए हमें क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा हमें क्या चाहिए? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक भी आ गई रुपीस में, राइट। तीसरी चाहिए हमें परचेज। तो परचेज की तो जीपी तो हमने निकाल ली थी, तो परचेज का हमें परचेज कॉस्ट चाहिए। तो अब परचेज कॉस्ट है, तो देखिएगा परचेज कॉस्ट भी हमने निकाली थी, ये देखिएगा परचेज कॉस्ट, ये परचेज रुपीस में निकाल रखी है। अब हमारे पास रह गई सेल्स, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपने बेटा जो सेल्स यूनिट है वो सेलिंग प्राइस पर होंगी। तो जो सेल्स होती है वो सेलिंग प्राइस पर होती है, तो सीधा सीधा जब हम अकाउंट बनाएंगे उसी में हम उसको फिट कर लेंगे। तो अब हम जब इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन में देखिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, और किसका बना रहे हैं? डिपार्टमेंट्स का। तो नाम डाल देंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। आपको जो भी ईयर एंडिंग की डेट दी होगी वो आप यूज कर लेंगे। तो देखिएगा सबसे पहली बात, यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट है 3, ए बी सी। ए बी
NC। तो देखिएगा सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जीपी रेशियो निकाली। एक बार दोबारा से पूरा देख लीजिएगा। हमारे को एक कंसोलिडेटेड परचेज दे रखी थी, यानी कि इकट्ठी परचेज दे रखी थी। हमने उस इकट्ठी परचेज, क्योंकि हमारे पास इकट्ठी परचेज दे रखी थी 1 लाख, हमारे पास सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ था। हमारे पास क्या भी दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस भी था। अब जब सेलिंग प्राइस हमारे पास था तो हमने क्या किया, हमने उस सेलिंग प्राइस को यूज़ किया और उस सेलिंग प्राइस से जो भी हमने गुड्स खरीदा है उसकी सेल्स वैल्यू निकाल ली कि अगर ये माल ही बेचते हम खाली तो 1,25,000 का सेल होता और 1 लाख रुपए हमारी कॉस्ट है, तो 25,000 का हमारा प्रॉफिट होगा अगर हम सारा माल बेच दें तो ये जो हमारी परसेंटेज है ये जीपी रेशियो आ गई। और इस जीपी रेशियो से हमने क्या किया, हमने एक सिंपल सा काम किया कि जो भी हमारी सेलिंग प्राइस थी उसमें से हमने जीपी को माइनस कर दिया, तो हमारे पास उसकी ओरिजिनल कॉस्ट आ गई। और फिर हमने अपना चेक भी कर लिया कि जो हमने परचेज यूनिट खरीदी हैं तो परचेज यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया परचेज कॉस्ट से, तो हमारे पास क्या आ गई, टोटल परचेज आ गई 16, 36 एंड 48। और जब हमने देखा तो इसका टोटल भी 1 ही लाख आ रहा था जो हमारा दिया भी हुआ था। तो अब हमें क्या डालना है, और फिर उसके बाद हमारा ओपनिंग स्टॉक है। तो आप देखिएगा हमें जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो हमें डालना क्या है, तो देखिएगा सबसे पहले हमने डालना है ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा, देखिए ये देखिएगा, दोबारा दिखा रहा हूं मैं आपको, 1920 1440 3040। तो कितना है, 1920 1440 और ये देखिए 3040। इसी तरीके से देखिएगा हमारी परचेज थी 1000 यूनिट थी परचेज की, लेकिन इसकी कॉस्ट क्या थी हमारी 16 रुपये, राइट, इसकी कॉस्ट क्या थी 16 रुपये। तो हमने इसी से निकाल लिया बाय 2 परचेजेस। अब ये जो परचेजेस हमने निकाली, तो परचेज कैसे निकाली, तो परचेज हमने जो भी कॉस्ट पर यूनिट थी उससे मल्टीप्लाई किया, यानी कि 16 रुपये से, 18 रुपये से और 20 रुपये से। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है 16,000, 36,000, 48,000। तो क्या है हमारी परचेज, 16,000, 36,000 और 48,000। इसी तरीके से हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी है, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, देखिए क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 1600, 2880 और 1120। इसी तरीके से अब हमारे पास देखिएगा सेल्स। अब सेल्स क्या है, सेल्स यूनिट को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिएगा यहाँ देखो, अब ये सेल्स यूनिट है 1020 इंटू 20 रुपये, 1920 इंटू 22 रुपये 50 पैसे, 2496 इंटू 25 रुपीज़। तो आप देखिएगा अगर आप यहाँ पे डालेंगे 1020 इंटू 20, तो ये सेल आ रही है 20,400। तो अब हम अपनी सेल क्या डाल देंगे, 20,400। इसी तरीके से दूसरे की देखेंगे तो क्या है, 1920 मल्टीप्लाई किससे करना है, 22 रुपये 50 पैसे से, क्या वैल्यू आ गई 43,200। तो क्या हो गई 43,200। अब उसके बाद क्या था तीसरा, 2496, तो 2496 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये वैल्यू क्या आ गई 62,400। उसके बाद देखिएगा यहां पर क्या निकल आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, और जैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा आपका सवाल खत्म। अब ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो 6 to 8 मार्क्स का है, तो पहले 8 मार्क्स में आता था, तो 8 मार्क्स में तो हम उम्मीद कर सकते हैं 20,400 प्लस 1600, तो यह है 22,000, और यह है उसके बाद 1920 माइनस 16,000, ये हो गया 4080। फिर देखिएगा 43,200 प्लस 2880, 46,080 माइनस 1440 माइनस 36,000, तो आप देखिएगा कितना हो गया 8640। और फिर तीसरे का देखिएगा 62,400 प्लस 1120, दैट इज 63,520। अब उसमें से माइनस करिए 3040 माइनस 48,000, दैट इज 12,480।
और आपको एक और बहुत बढ़िया बात आपको बताता हूँ, आप अपना आंसर खुद ही चेक कर सकते हैं। वो क्या चीज़ है कि देखिएगा, अगर सेल्स का 20% निकालेंगे ना आप, तो ये जो आपने जीपी निकाल रखे हैं ये सेम मिलने चाहिए। देखिएगा जैसे अभी 20,400 है ये सेल्स, इसका 20% निकालिएगा, आंसर चेक हो जाएगा 20%, 4080। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे 43,200 का 20% तो भी चेक हो जाएगा 8640। इसी तरीके से 62,400 का 20% देखिएगा 12,480। तो इसी तरीके से आपको ये सवाल जो है करने हैं। मैं अभी आपको 2 सवाल और दूंगा इसी कंसेप्ट के ऊपर होमवर्क में, और वो सिमिलर हैं तो वो हो जाएंगे, नहीं होंगे तो आप मेरे से होमवर्क में पूछ लेंगे। तो होमवर्क में जो भी डाउट होंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर भी आपको दोबारा से बता देता हूँ कि देखिएगा हमने क्या किया इस पूरे सवाल के अंदर। और उससे पहले तो मैं आपको सवाल पढ़ के बताता हूँ कि देखिएगा यहाँ पे लिखा था क्वेश्चन नंबर 6 में, द फॉलोइंग परचेजेस वर मेड ड्यूरिंग द ईयर 2009 बाय बिजनेस हाउस हैविंग 3 डिपार्टमेंट्स। जिसके पास 3 डिपार्टमेंट है उसने ये परचेजेस की, और परचेजेस की यूनिट दे रखी थी और टोटल कॉस्ट दे रखी थी। तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर आपको क्या नहीं दिया हुआ था, क्या नहीं दिया हुआ था, आपको क्या नहीं दिया हुआ था, परचेज कॉस्ट नहीं दे रखी थी। देखिए क्या नहीं दे रखी थी आपको, परचेज कॉस्ट नहीं दे रखी थी, केवल सिंपल सा ये दे रखा था। तो अब हमें यहां नहीं पता था कि क्या कॉस्ट होगी, तो इसके लिए हमने क्या किया, तो इसके लिए हमने क्या किया, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने ये किया कि ये जो माल 1,00,000 रुपए का है ये सेल कितने में होगा, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस था। तो इस सेलिंग प्राइस से हमने इसकी सेल्स वैल्यू निकाल ली जो हमारी निकली 1,25,000, इन सबको मल्टीप्लाई करके। और इस 1,25,000 से हमने जीपी रेशियो निकाल ली, दैट इज 20%। और फिर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक यूनिट थी, सेल्स यूनिट थी और परचेज यूनिट थी। इन तीनों की हेल्प से हमने क्लोजिंग यूनिट्स निकाल ली और कॉस्ट हमारे पास आई गई थी। तो आइएगा देखिए हमने कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया, आइएगा देखते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, हमें ये जो डिपार्टमेंटल अकाउंट है ये इसका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पता होना चाहिए, तो उस फॉर्मेट को हमने यूज़ करना है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि हमने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उसके बाद हमने अपना क्वेश्चन शुरू किया। मैंने ये मान लिया कि अगर सारा परचेज गुड्स अगर सेल करने लगे तो कितने में सेल होगा, 1,25,000 में। ये माल खरीदा कितने में है, 1,00,000 में। तो हमारा जीपी कितना आया है, 25,000। तो जब हमें 25,000 का जीपी आया है 1,00,000 रुपये 25,000 की सेल पे, तो हमें ये पता चल गया कि हमारी जीपी रेशियो 20% है। तो इसका मतलब जो भी माल हम बेचते हैं उस पर हम 20% कमाते हैं। तो अगर हम 20 रुपये पे 20% कमाएंगे तो 4 रुपये कमाएंगे, 22,50 पे 20% कमाएंगे तो 4.5, 25 पे हम कमाएंगे तो 5। तो हमारी जो कॉस्ट आई वो क्या निकल कर आई, 16 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये। इसको मैंने परचेज यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो परचेज कॉस्ट आ गई, ओपनिंग स्टॉक यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट आ गई। तो सिंपल सी बात ये थी कि ये हमने जो है कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये सारी कैलकुलेशन जो है अब हमारी कि कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स एंड वैल्यू। तो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है, यूनिट्स जो हमने निकाली वो देखिएगा किस तरीके से काम कर रही है। तो हमने ओपनिंग स्टॉक यूनिट थी हमारे पास, परचेज यूनिट थी, सेल्स यूनिट हमने उसमें से माइनस कर दी, तो क्लोजिंग स्टॉक यूनिट बच गई। उसको हमने उसके कॉस्ट से जो है मल्टीप्लाई कर दिया रुपी वाली से, तो हमें रुपी टर्म में मिल गई। फिर ये सारी चीज़ें हमने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दी। ये आप लोग 11th स्टैंडर्ड से जानते हैं कि ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेब्ट में फिर परचेज आती हैं, सेल्स आती हैं, क्लोजिंग स्टॉक, और ग्रोस प्रॉफिट जो है वो बैलेंसिंग फिगर निकल गया। फिर मैंने आपको चेक भी करके बताया कि देखिएगा 4080 जो है ये इसका 20%, अगर आप 20,400 का 20% निकालेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा आपका आंसर ठीक है या नहीं है, 4080। तो अब इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन हमारे जो है होमवर्क के अंदर है। तो वो देखिएगा वो जो क्वेश्चन है जो होमवर्क के अंदर है, तो ये देखिएगा इसी तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका देखिएगा ऐसी परचेज की कॉस्ट दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखे हैं और ये दे रखा है सारा। तो आपको इसका क्या करना है, ये होमवर्क में करना है। तो होमवर्क में क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये आपके इंस्टीट्यूट की बुक के अंदर भी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसी तरीके से ये अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अब यहाँ पर भी जो है कार्टन्स दे रखे हैं, कार्टन्स दे रखे हैं, ओपनिंग स्टॉक दे रखी है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने हैं, ग्रोस प्रॉफिट परसेंटेज अज्यूमिंग देयर इज नो स्टॉक वेल सिचुएशन, और डिपार्टमेंट वाइज परचेज प्राइस और वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे परचेज दे रखी है, टोटल कॉस्ट दे रखी है परचेज की, और ये अमाउंट दे रखे हैं द टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस, और ओपनिंग स्टॉक दे रखे हैं,
और सिंपल सी बात क्या है कि अगर आपको परचेज की कॉस्ट दे रखी है 6 लाख, ठीक है जी, द टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज इज 6 लाख एंड सेल्स, और ये जो वैल्यू है ये सेल्स की है, ये किसकी वैल्यू है, सेल्स की, वो सेल्स इधर लिखा हुआ है तो ये सेल्स की वैल्यू है, और ये ओपनिंग स्टॉक है, तो इसको भी आपने सवाल करना है। तो ये होमवर्क में आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अब अगले कंसेप्ट की तरफ मैं आपको बढ़ा रहा हूं। तो देखिएगा जो अगला कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है हमारा कुछ इस तरीके का, जिसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जिसको मैं आपसे लगवा ही लूँगा। चलें जी, तो करें स्टार्ट। तो देखिएगा सबसे पहली बात है जो कंसेप्ट नंबर 2 है, जिसको मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कंसेप्ट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक्स, जिसको हम स्टॉक रिजर्व भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? एंड करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स। तो देखिएगा सबसे पहली बात ये है कि ये जो कैलकुलेशन है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की, ये वास्तव में होती क्या है। देखिएगा एक डिपार्टमेंट मान लीजिएगा ए है, ये डिपार्टमेंट बी को गुड्स ट्रांसफर करता है। डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को गुड्स ट्रांसफर करता है, और जो उसकी कॉस्ट, ए की कॉस्ट 10,000 रुपये है, वो उसको बी को ट्रांसफर करता है 12,000 रुपये में, यानी कि सेलिंग प्राइस के ऊपर या इनवॉइस प्राइस के ऊपर। किस पर करता है? इनवॉइस प्राइस पर या सेलिंग प्राइस पर। यानी कि जितना प्रॉफिट उसको होता है वो उतना ही प्रॉफिट लेता है, यानी कि जो भी माल वो दूसरे को देता है तो उस पर सेम प्रॉफिट लेता है। अब बात ये आती है कि अगर ये सामान में से 50% वो सेल कर दे, बी 50% सेल कर दे और 50% अनसोल्ड रह जाए, तो क्या होगा कि इसके ऊपर तो प्रॉफिट इसने भी कमा लिया, ए ने भी कमा लिया, बी ने भी कुछ महंगा माल बेचा होगा तो बी ने भी प्रॉफिट कमा लिया होगा। लेकिन जो माल ए से आया और बी के पास रुक गया, यानी कि माल तो ए के पास था, ए की मालिक के दोनों डिपार्टमेंट है, ए डिपार्टमेंट से बी डिपार्टमेंट, मान लीजिए एक ग्राउंड फ्लोर पे एक फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर से उठा के फर्स्ट फ्लोर पे सामान रख दिया और ये बोला कि 10,000 का सामान है 12,000 में, तो एक फ्लोर वाला दूसरे फ्लोर को 12,000 में दे रहा है, और उसमें से आधा सामान उसने किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया, तो जो आधा सामान बच गया, क्या उस पर बिजनेस को प्रॉफिट हो चुका है? आंसर इज नो। ऐसे तो देखिएगा कोई भी बिजनेसमैन सामान को एक जगह से दूसरी जगह लगाए, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजे और कहे जी मुझे तो प्रॉफिट हो गया, और वो डिपार्टमेंट उसको बेच देगा जब थर्ड पार्टी को, तभी तक प्रॉफिट हो गया। तो हमें यहां पर करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने होते हैं कि वास्तव में डिपार्टमेंट का करेक्ट प्रॉफिट कितना है, क्योंकि उस प्रॉफिट के ऊपर मैनेजर को कमीशन देना है, और अगर हमें कमीशन देना है तो प्रॉफिट ठीक कैलकुलेट होना चाहिए। तो जिस डिपार्टमेंट का माल है, अगर वो माल सेल नहीं हुआ है अगली पार्टी से, तो उतना हिस्सा उसका प्रॉफिट नहीं है। मान लीजिएगा ये डिपार्टमेंट ए है, अब डिपार्टमेंट ए के मैनेजर ने माल बेच दिया बी को, और आपस में एक दूसरे को जानते भी हैं, बोले तू माल ले ले 10,000 की चीज़ है 12,000 में, तेरे से सेल ना हो कोई बात नहीं, मेरी बुक्स में 2,000 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा, और मेरे पास अगर 2,000 रुपये का प्रॉफिट आएगा तो मैं मालिक से कमीशन ले लूँगा, क्योंकि और इसी तरीके से तू मेरे को अपना सामान भेज दियो, और जो तू बेचेगा फिर उस पर तेरे को प्रॉफिट आएगा, तू भी ज़्यादा कमीशन ले लियो। तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है कि जो माल आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर किए गए हैं, उन ट्रांसफर गुड्स के ऊपर जो भी माल बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा, उस माल के ऊपर जो भी प्रॉफिट के मार्जिन्स थे, उन मार्जिन्स को बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। तो आपका सवाल अगर 4 नंबर में आएगा तो केवल वही कैलकुलेट करना आ जाएगा कि जी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक कैलकुलेट करो। और अगर सवाल बड़ा आता है, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है, तो बड़े क्वेश्चन में क्या होगा कि बड़ा क्वेश्चन अगर आपका आता है तो बड़े क्वेश्चन में एक सीधी सी बात यह कि वो आपसे करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट भी पूछेगा। आइएगा अब इस कड़ी में क्वेश्चन करते हैं। अब देखिएगा ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 मई 2013 में सीए एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है 2000।
डिपार्टमेंट ए सेल्स गुड्स टू डिपार्टमेंट बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन कॉस्ट। कितना प्रॉफिट कमाते हैं? 50% ऑन कॉस्ट। एंड टू डिपार्टमेंट सी 20% ऑन कॉस्ट, यानी कि जो कॉस्ट के ऊपर 50% है, इसका 20% ऑन कॉस्ट है। डिपार्टमेंट बी सेल्स गुड्स टू डिपार्टमेंट ए 25%, 15% ऑन सेल्स, ये सेल पे कमाता है। और डिपार्टमेंट सी चार्जेस 30% और 40% ऑन कॉस्ट, ये भी कॉस्ट पे कमाता है टू ए एंड बी। स्टॉक लेंगे एट डिफरेंट डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर इज दिस। और ये सामान है, ए ने जो सामान भेजा है वो डिपार्टमेंट बी के पास पड़ा हुआ है और डिपार्टमेंट सी के पास पड़ा हुआ है। डिपार्टमेंट बी ने जो भेजा वो ए के पास पड़ा हुआ है और बी के पास, सी के पास पड़ा हुआ, सॉरी, और सी ने जो भेजा वो ए के पास पड़ा हुआ और बी के पास। तो ये जो प्रॉफिट्स हैं इनके ऊपर प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ है, उन पे प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ है। तो अगर हम इसका करेक्ट जो है कैलकुलेशन करें कि ए ने बी को कितना माल दिया और उस पर जो प्रॉफिट है वो रियलाइज हुआ ही नहीं है, तो उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करें? तो देखिएगा, सबसे पहली बात क्या है कि इस तरीके की जो कैलकुलेशन हम करें तो उस कैलकुलेशन के लिए हमें एक पेपर की जरूरत पड़ेगी, और वो पेपर पे तो हम करेंगे दूसरे पे, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पे रफ दिखा रहा हूँ, फिर इसको मैं सोल्व भी करूँगा। तो देखिएगा, इसमें 50% कॉस्ट, यानी ए ने बी के पास है जो परसेंटेज है 50% कॉस्ट, तो 50/150, और ए ने सी को दिया है 20% कॉस्ट, तो 20/120। तो ए डिपार्टमेंट का अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हो गया? 45,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 150, यानी कि 3, यानी कि 15,000, और यहाँ पे 6 हो गया यानी कि 7, तो कुल 22,000 का इसका अनरियलाइज प्रॉफिट है। इसी तरीके से इस डिपार्टमेंट के अंदर देखिए, इस डिपार्टमेंट में ये बी ने बेचा था ए को और इस सी को, लेकिन यहां पर जो प्रॉफिट है बेटा वो सेल्स पर है, ध्यान रखिएगा, ये कॉस्ट पे नहीं है। तो यहां पर 50/150 और 20/120 हुआ है, वो यहां नहीं होगा, यहां पे सीधा क्या होगा 25% और 15% ऑन सेल्स, तो 15%, यानी कि सेलिंग प्राइस का 15%, और ये सेलिंग प्राइस ही दिया हुआ है। तो 40,000 का 25%, दैट इज 10,000 रुपीज, और यहां पर 72,000 रुपये यानी कि 72,000 है, तो इस 72,000 का 15%, ये कितना हो गया 10,800, और इन दोनों की टोटल वैल्यू कितनी होगी 10,000 प्लस 10,800, जो कितना हो गया 20,800। इसी तरीके से डिपार्टमेंट सी ने दिया है 30% 40% कॉस्ट, तो 30% ऑन कॉस्ट तो 30/130, और इसमें कितना 40% कॉस्ट, तो 40/140। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो 39 डिवाइडेड बाय 130 इंटू 30, ये अमाउंट आ गया 9,000, और ये अमाउंट कितना हो गया 42,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 140, तो ये आ गया 12,000, तो ये अमाउंट हो गया 21,000। तो ये हमारी जो कैलकुलेशन है, इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं भी बड़े क्वेश्चन में आपको कराऊंगा तो उसमें दिखा दूंगा, तो यहाँ पे उसी तरीके से कैलकुलेशन जैसे यहाँ पे किया ऐसे ही हम आगे करेंगे। तो अब आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं कि 22,000 है, 20,800 है, 21,000 है। तो ए का आंसर जो है वो 22,000 रुपये है अनरियलाइज प्रॉफिट, बी का जो आंसर है वो 20,800 है, और सी का जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो 21,000 रुपीज़ है। ठीक है, तो अब बढ़ें आगे। तो अब मैं आज का आपको लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, और जो है उसके बाद जो है हम आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे बात करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात यहाँ पर कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और हम कर रहे हैं, तो वो जो क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। ये देखिएगा जी, ये आ गया क्वेश्चन हमारा। ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिएगा, द डिपार्टमेंट एक्स सेल्स गुड्स टू डिपार्टमेंट वाई एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड जेड 10%। तो सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा भी हमने किया था। डिपार्टमेंट वाई सेल एक्स एंड जेड 15% और 20%, जो माल बच गया इनके पास,
इसी तरीके से जेड जो चार्ज करता है वो 20% एंड 25% कॉस्ट। यहाँ ध्यान रखिएगा बीच वाले का सेल है, बाकी की कॉस्ट है। तो जब यहाँ पे स्टॉक रिजर्व निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 25/125, राइट, 3000, और इस 11,000 का 10/110 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। इसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा 14,000 वाले का सीधा सीधा है, क्योंकि 15% ऑन सेल्स है, ध्यान रखना है 15% ऑन सेल्स है, तो 15% ऑन सेल्स है, तो 15/100 2100, और यहाँ पे 20% ऑन सेल्स है, यानी कि 2400 रुपये। इसका यहाँ पे क्या है, कॉस्ट है, तो 20% है बाय 120 यानी कि 1000, और फिर है 25/125 यानी कि 1000। ये स्टॉक रिजर्व्स हैं। तो अगर हम इसका स्टॉक रिजर्व देखें तो इसका टोटल कितना बनता है, ए का 4, सॉरी एक्स का, वाई का देखें तो क्या बनता है 21 एंड 24 4500, और जेड का कितना बनता है 1000 प्लस 1000 2000। अब देखिएगा ये सवाल क्या कह रहा है आगे, इसमें सवाल यहाँ पे खत्म नहीं और आगे भी कह रहा है, कहता है डिपार्टमेंट मैनेजर्स आर एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑफ द नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन द डिपार्टमेंटल सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड। तो वो कहते हैं कि जो डिपार्टमेंट मैनेजर्स हैं उनको 10% कमीशन मिलेगा ऑफ द नेट प्रॉफिट सब्जेक्टेड टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन द डिपार्टमेंटल सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड। लेकिन जो डिपार्टमेंट की जो सेल्स करी है और जो दूसरे डिपार्टमेंट को सामान भेज रखा है आपने, उस पर कोई प्रॉफिट तो कमाया नहीं है, उस प्रॉफिट को हटाने के बाद। लेकिन हुआ क्या, करामात ये हुई कि डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। मैनेजरों ने क्या किया, भाई साहब अपना कमीशन ले लिया और स्टॉक रिजर्व हटाया नहीं, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचा है वो ये है 36,000, 27,000 और 18,000। अब आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है, कि करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट क्या है आफ्टर मैनेजर कमीशन। तो देखिएगा सीधी सी बात है, अगर उन्होंने 100 रुपये कमाए थे तो 10 रुपये तो मैनेजर ले गया, क्योंकि अगर 10% की बात करें तो 100 में से 10 रुपये ले गया। तो सीधी सी बात यह है कि हमें सबसे पहले मैनेजर का कमीशन इस प्रॉफिट में ऐड करना है। तो जो भी प्रॉफिट हमने दिए हुए हैं इन प्रॉफिट के अंदर जो भी मैनेजर का कमीशन उसको हम सबसे पहले ऐड बैक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट आएगा, उसमें से जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, क्योंकि इन डिपार्टमेंट्स ने एक दूसरे को माल जो बेच रखा है, जो माल वो आगे की पार्टी, थर्ड पार्टी को सेल नहीं कर पाए हैं, बाहर के किसी आउटसाइडर को सेल नहीं कर पाए हैं, तो वो प्रॉफिट तो उस डिपार्टमेंट ने कमाया ही नहीं है। बस एक डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में सामान रखने से तो प्रॉफिट आता नहीं है। लेकिन आपके मन में ख्याल आ रहा होगा सर ऐसा करते क्यों है, ऐसा इसलिए करते हैं कि जो हर डिपार्टमेंट ने मेहनत की है उसके प्रॉफिट को सही कैलकुलेट किया जा सके। अगर वो किसी और थर्ड पार्टी को भी बेचता तो भी तो उसको प्रॉफिट होता। तो सिंपल सी बात ये कि वो इसीलिए जो है सभी जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर माना जाता है, उनको एक प्रॉफिट सेंटर की तरह ट्रीट किया जाता है, कि जिनको की अलग अलग उनके प्रॉफिट कैलकुलेट हो सके, उनकी अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट हो सके, यानी कि उनको अलग अलग कॉस्ट सेंटर माना जाता है, उनकी रेवेन्यूज को अलग अलग कैलकुलेट किया जा सके, जिसको कि उनको एक अलग अलग रेवेन्यू सेंटर माना जा सके। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर अप्लाई होता है, और इसलिए सबके जो प्रॉफिट्स हैं वो अलग अलग कैलकुलेट किए जाते हैं। लेकिन सीधी सी बात, अगर आपस में एक दूसरे के साथ उन्होंने कोई ट्रांसफर किया है और वो गुड्स किसी थर्ड पार्टी को सेल नहीं किया गया है, तो वो प्रॉफिट बिजनेस ने अर्न नहीं किया है। अगर बिजनेस एज ए होल की बात करें तो वो प्रॉफिट कमाया नहीं गया है, दैट्स वाई उसको आप अलग से जो है कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर हमारे सवाल के अंदर देखिएगा कि हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, कि देखिएगा सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो माल है वो किसने किसको भेजा है। तो हम सबसे पहला कैलकुलेशन क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन नंबर है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम सबसे पहली कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स एंड स्टॉक रिजर्व। तो मैं पहले पार्ट में, ए पार्ट में स्टॉक रिजर्व निकाल रहा हूं। स्टॉक रिजर्व का मतलब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो ए ने बेचा है बी को और सी को, हमारे क्वेश्चन में ए बी है, एक्स वाई है, सॉरी, एक्स को, वाई को और जेड को। वाई किसको देता है, एक्स को और जेड को। अब देखिएगा ये माल कितना था, ये 15,000 था और 11,000 था, तो ये था 15,000 और ये था 11,000,
और यहाँ पे परसेंटेज क्या थी, परसेंटेज थी 25% कॉस्ट एंड 10% ऑन कॉस्ट। ये ध्यान रखिएगा कॉस्ट पे, तो 25% ऑन कॉस्ट तो 125 और 10 है तो 10 में 100 प्लस 10 जो भी परसेंटेज है वो नीचे ऐड कर देते हैं। तो क्या हो गया 5, दैट इज 3000 और 1000, तो इसका स्टॉक रिजर्व आ गया 4000। इसी तरीके से डिपार्टमेंट वाई का देखिएगा, वाई का कितना है 14000 और 12000, जो माल बचा हुआ है वो कितना है 14000 और 12000। लेकिन ध्यान से समझिएगा यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो किसके ऊपर है, सेल के ऊपर है, इसलिए मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे सेल के ऊपर है, तो ध्यान रखिएगा सेल पे कितना है 15% एंड 20%, 15% एंड 20%। तो देखिएगा 15% और 20% कितना हो गया, 14,000 का 15% 2100 और 12,000 का 20% 2400, यानी कि 4900। डन। इसी तरीके से तीसरे का भी निकालेंगे, यानी कि जेड का। जेड ने किसको माल दिया होगा, एक्स को और वाई को। तो यहाँ पे देखिएगा इसका माल कितना है 6000 और 5000, यानी कि 6000 एंड 5000। अब लेकिन पेन बदलना पड़ेगा, क्यों बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी कॉस्ट पे है। अब इसका कॉस्ट पे है तो देखिएगा कितना है, कॉस्ट पे कितना है, जेड चार्ज 25% ऑन कॉस्ट, जेड चार्ज 20% एंड 25% ऑन कॉस्ट, तो 20 एंड 25, 25 वाले में 125 हो जाएगा और इसमें 120, तो 1000 एंड 1000। इसका स्टॉक रिजर्व कितना हो गया 2000। डन, बात समझ में आ रही है इतनी। अब हम निकालेंगे करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट, तो ये हमें चाहिए 4000 की जरूरत पड़ेगी, 4900 की और 2000 की। अब तीसरी चीज देखिए, अब तीसरी जो कैलकुलेशन है हमारी, सॉरी जो दूसरी कैलकुलेशन हमारी इसी में, स्टेटमेंट शोइंग करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स। तो देखिएगा यहाँ पे एक्स है, डिपार्टमेंट वाई और जेड है, तो जो भी प्रॉफिट है, जो भी हमारे को दिए हुए हैं प्रॉफिट्स गिवन, अब ये जो भी प्रॉफिट्स गिवन है इनको ध्यान से समझना है आपने। ये जो प्रॉफिट्स गिवन है इनको ध्यान से समझना है। ये प्रॉफिट हमारे को दिए हुए हैं 36, 27 और 18। 36, 27 और 18, लेकिन इसमें से मैनेजर का कमीशन दिया जा चुका है। इसका मतलब है कि 90% पैसा बचा हुआ है और 10% मैनेजर लेके जा चुका है। तो इसलिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपने मैनेजर के कमीशन को ऐड बैक करना है। क्या करना है, मैनेजर ने जो भी प्रॉफिट ले रखा है उसको ऐड बैक करना है। तो सबसे पहली बात क्या करें, मैनेजर्स का जो भी कमीशन था वो ऐड बैक कर दें। तो कैसे निकालेंगे, 36 90% के बराबर है। किसके बराबर है, 90% के बराबर है। तो इसको 90 से डिवाइड किया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 4000। इसी तरीके से यहाँ पे भी करना है तो ये 3000 आ जाएगा और इसी तरीके से यहाँ पे ये 2000 आ जाएगा। तो ये हो गया 40,000, ये हो गया 30,000, ये हो गया 20,000। अब बात ये है कि ये जो प्रॉफिट आए हैं क्या ये करेक्ट प्रॉफिट है, नहीं। ये प्रॉफिट इन्होंने कमाए थे, यानी कि इनके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आया था वो ये अमाउंट आया था। लेकिन सिंपल सी बात क्या है कि ये जो प्रॉफिट्स आए हैं इनके पास, वो प्रॉफिट्स में से स्टॉक रिजर्व या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस नहीं हो रखा। तो सबसे पहले इसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक माइनस करना है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। तो आप देखिएगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक कितना है, इसका 4000 है पहले का, दूसरे का 4900 है, तीसरे का 2000 है। तो क्या करोगे, 4000
4,900 and 2,000. राइट। अब इसके बाद जो बचा वो कितना बचा, 36,000, 25,100 एंड 18,000। राइट। अब इसमें से हमें मैनेजर कमीशन निकालना है, मैनेजर्स कमीशन। अब मैनेजर का कमीशन कितना बताइए, मैनेजर का कमीशन इस प्रॉफिट का 10%, इस प्रॉफिट का, ये जो प्रॉफिट आया, तो इस प्रॉफिट का अगर हम 10% निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, अब इसका निकालो 10%, 3600, यानी कि जो मैनेजर ने 4000 कमीशन ले लिया था वो गलत था, 3600 बनता है उसका। इसी तरीके से 3000 की जगह 2510 और यहां पर 1800। तो अब देखिएगा करेक्ट, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स, तो करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट हो गया 36,000 माइनस 3,600, यानी कि 32,400। इसी तरीके से 25,100 माइनस 2,510, 22,590, और इसी तरीके से लास्ट वाला 18,000 माइनस 1,800, ये हो गया 16,200। राइट। तो ये सारी बातें जो मैंने आपके साथ की ये आपको समझनी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। राइट। अब इसी से रिलेटेड जो मैं होमवर्क है वो आपको दे रहा हूं, तो होमवर्क में आपने जो क्वेश्चंस करने वो समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो भी 4 है वो आपने दोबारा से करना है। इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कंसेप्ट नंबर 2 के ऊपर है, कंसेप्ट नंबर 2 पे है, तो क्वेश्चन नंबर 5 लिख लीजिएगा आप। फिर देखिएगा 6 हम कर ही चुके हैं, 7 हम कर चुके हैं, 8 अभी नहीं करना है, 9 होमवर्क में मैं दे चुका हूँ आपको, 10 भी होमवर्क में जा चुका है। उसके बाद आपने होमवर्क में करना है उसके बाद ये हम कर चुके हैं 16, 17 नहीं करना है, और ये है 18, ये 18 आपका होमवर्क में हो गया। और उसके बाद आपने करने हैं 19 एंड 20, तो ये क्वेश्चंस आपने करने हैं होमवर्क में। राइट। तो ये आप क्वेश्चंस करेंगे कंप्लीट, उसके बाद आगे चलेंगे। और ये एक और ऐड हो गया, 21 करना है आपने होमवर्क में इस कंसेप्ट के ऊपर, ये 2014 में आया था, और सिमिलर ये है 22, ये भी होमवर्क में है क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क में हैं, और बुक आपके पास है, अगर बुक नहीं है तो आप जो है मेरे को मैसेज कर देना, मैं बुक की PDF आपको जो है सेंड कर दूंगा, और नंबर आपके पास है ये। राइट। तो ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो अभी जो पेपर के क्वेश्चंस हैं वो भी सब हमने कवर कर रखे हैं इसमें, और ये जो सारे सवाल हैं तो इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आपके ICI के मटेरियल के अंदर भी आपको मिलेंगे। तो यहीं पे जो है मैं अपनी जो है ये क्लास ख़त्म कर रहा हूँ, और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और वो डाउट मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूँगा। तो इसी तरीके से वीडियो देखते रहिएगा आगे भी, अगली क्लासेस के अंदर भी। तो अभी जो भी आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार और दोबारा से देख लीजिएगा, और फिर भी ना आए तो आप जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है मुझसे पूछ लीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9891335003, इसके ऊपर भी जो है आप मैसेज डाल सकते हैं। तो मैं यहीं पे जो है अभी क्लास जो है समाप्त कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में जो है आगे के जो क्वेश्चन है वो करेंगे इसके अंदर।